अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 6 हमारा कंटिन्यू है प्रोकैरियोट्स। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था डोमेन आर्किया। अब आज की वीडियो से हमारा स्टार्ट हो रहा है डोमेन बैक्टीरिया। आज हम कवर करेंगे बैक्टीरिया इकोलॉजी एंड डाइवर्सिटी और बैक्टीरियल हैबिटेट। ठीक है, पहले हम स्टार्ट करेंगे बैक्टीरिया इकोलॉजी से। इकोलॉजी पहले इसको हम समझते हैं। इकोलॉजी एक ब्रांच है बायोलॉजी की। इसमें हम पढ़ते हैं रिलेशनशिप। किसका रिलेशनशिप? किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का रिलेशनशिप विद देयर एनवायरनमेंट। कि किसी भी लिविंग थिंग का रिलेशनशिप कैसा है उसके एनवायरनमेंट के साथ। इकोलॉजी को हम एनवायरमेंटल बायोलॉजी भी कहते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे कि बैक्टीरिया का रिलेशनशिप कैसा है उसके एनवायरनमेंट के साथ। इंट्रैक्शन बिटवीन बैक्टीरिया एंड इट्स एनवायरनमेंट। इसमें जो हमारा मेन फोकस होगा वह इस बात पे होगा कि कैसे बैक्टीरिया डिफरेंट तरह के एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर लेता है। हम देखेंगे कि स्टार्टिंग में जो एनवायरमेंटल कंडीशंस थी वो किस तरह की थी, फिर उस वक्त कैसे बैक्टीरिया थे, फिर विद टाइम कैसे जो एनवायरमेंटल कंडीशंस है वो चेंज होती गई और बैक्टीरिया अपने एनवायरमेंटल चेंजेस को अडेप्ट करते गए और इस तरह से बैक्टीरिया में चेंजेस आते गए और नए तरह के बैक्टीरिया आने शुरू हो गए। ठीक है, अब हमने एनवायरनमेंट पढ़ा ना कि रिलेशनशिप होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म और उसके एनवायरनमेंट के दरमियान। तो अब एनवायरनमेंट में दो तरह की चीज़ें आती हैं। एक आता है लिविंग कंपोनेंट्स। ठीक है, एनवायरनमेंट में कुछ लिविंग थिंग्स भी हैं और कुछ नॉन लिविंग थिंग्स भी हैं। लिविंग थिंग्स में क्या आ जाएंगे? प्लांट्स हैं, जैसे कि एनिमल्स हैं। और नॉन लिविंग थिंग में हमारे एनवायरनमेंट में क्या आएगा? नॉन लिविंग कंपोनेंट में आता है एयर, सॉइल, वाटर, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी। ठीक है, जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स है इनका भी इफ़ेक्ट होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म पे। ठीक है, तो ये चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का क्या मतलब है? वैरायटी, वाइड वैरायटी। बैक्टीरिया डाइवर्सिटी का मतलब है कि इन्वायरमेंट में बहुत से डिफरेंट तरह के बैक्टीरिया हैं। बैक्टीरिया का जो ग्रुप है वो बहुत डाइवर्स है। इसमें बहुत से डिफरेंट काइंड ऑफ बैक्टीरिया आते हैं। अब आ चलते हैं टॉपिक की तरफ। बैक्टीरिया इकोलॉजी। अर्थ इज़ फॉर्म 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। ये कहा जाता है कि जो अर्थ है वो 4.5 साल पहले फॉर्म हुआ है, बना है। अब अर्थ जैसे जैसे इवॉल्व हो रहा था तो स्टार्टिंग में जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं वो लिविंग थिंग्स के लिए सूटेबल नहीं थी। वो इस तरह की नहीं थी कि उस वक्त अर्थ पर लाइफ पॉसिबल हो सके, क्योंकि उस वक्त जो टेम्परेचर था अर्थ का वो बहुत ज़्यादा था। इतना ज़्यादा कि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म इस टेम्परेचर पे सरवाइव नहीं कर सकता। इसके अलावा उस वक्त जो वोल्केनिक एक्टिविटीज़ थी वो भी हो रही थी। अब वोल्केनिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं तो क्या हो रहा है? डिफरेंट तरह की गैसेस फॉर्म हो रही है। अब इन गैसेस की वजह से ये गैसेस भी हार्मफुल हैं, तो इनकी वजह से भी लिविंग थिंग का सर्वाइवल पॉसिबल नहीं था अर्थ पे। इसके अलावा बर्निंग के प्रोसेस में क्योंकि ऑक्सीजन गैस यूज़ हो जाती है, ठीक है, वोल्केनिक एक्टिविटीज़ कंटिन्यू है तो ऑक्सीजन गैस यूज़ हो रही है और एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन की कमी है। ऑक्सीजन नहीं है एनवायरनमेंट में। तो अगर ऑक्सीजन नहीं है एनवायरनमेंट में तो इस वजह से भी लाइफ पॉसिबल नहीं थी। तो इनिशियली क्या हुआ? इस कंडीशन पे कुछ बैक्टीरिया इवॉल्व होना स्टार्ट हुए। बैक्टीरियल कॉलोनाइजेशन शुरू हो गई अर्थ के डिफरेंट एरियाज़ पे, क्योंकि अब अर्थ इवॉल्व हो रहा है और लाइफ भी इवॉल्व हो रही है। तो अभी क्या हुआ है? बैक्टीरियल कॉलोनाइजेशन शुरू हुई है अर्थ के डिफरेंट जगहों पे। उसके बाद क्या हो रहा है? विद टाइम चेंजेस आ रही हैं। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ख़ुद को अडेप्ट कर रहा है। तो अब कुछ टाइम के बाद ये जो बैक्टीरिया थे इन्होंने एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज़ करना शुरू कर दिया अपने न्यूट्रिशन के लिए विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। ठीक है, कुछ बैक्टीरिया क्या कर रहे हैं? अब सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज़ कर रहे हैं अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए।
अब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब रिएक्ट करते तो कौन सी गैस फॉर्म होती है? रिजल्ट में ऑक्सीजन गैस। तो अब इस तरह से एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन गैस का जो अमाउंट है वो बढ़ना स्टार्ट हो गया। अब यहाँ से स्टार्ट होगी ऑक्सीजन ब्रीदर्स की डेवलपमेंट। यहाँ से अब ऐसे ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व होना शुरू होंगे जिनको ऑक्सीजन की नीड है। अब यहाँ से लाइफ स्टार्ट होना शुरू होगी, ऑक्सीजन ब्रीदर्स अब इवॉल्व होंगे। ठीक है, तो इस तरह से विद टाइम जो लाइफ है वो इवॉल्व हो रही है, जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर रहे हैं, ख़ुद को चेंज कर रहे हैं, और विद टाइम जो लाइफ है, जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एडवांस होते जा रहे हैं। ना अब एक थ्योरी है जो कि हमने डिस्कस करनी है। ये थ्योरी दी गई थी बाय रशियन बॉटनिस्ट कॉन्स्टेंटिन। इस थ्योरी को हम कहते हैं थ्योरी ऑफ सिम्बायोजेनेसिस। इसमें कहा गया है कि सम ऑफ द ऑर्गेनेल इन टुडेज यूकैरियोटिक सेल वर वंस प्रोकैरियोटिक माइक्रोब्स, कि आज यूकैरियोटिक सेल्स में कुछ ऑर्गेनेल्स ऐसे हैं जो पहले प्रोकैरियोटिक माइक्रोब्स थे। मतलब पहले कुछ ऐसे प्रोकैरियोटिक माइक्रोब्स थे जो अब यूकैरियोटिक सेल का पार्ट बन चुके हैं, यूकैरियोटिक सेल का सेल ऑर्गेनेल बन चुके हैं। ऐसे कौन से ऑर्गेनेल्स हैं? नंबर 1 माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, नंबर 1 क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। और नंबर 2 क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट किस सेल में होता है? प्लांट सेल में होता है। एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया दोनों सेल्स में होगा। बैक्टीरियल सेल में होगा माइटोकॉन्ड्रिया? नहीं होगा, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड। और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रोकैरियोट्स जैसे कि बैक्टीरिया इसमें नहीं होते हैं। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि कुछ माइक्रोब्स अब यूकैरियोटिक सेल का पार्ट बन चुके हैं? क्या एविडेंस है? फर्स्ट पॉइंट है दे हैव देयर ओन डीएनए। जैसे कि अगर एक माइक्रोब है, प्रोकैरियोटिक सेल है, इसके पास अपना डीएनए होगा। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल होगा। अगर एक सेल है तो उसके पास अपना जेनेटिक मटेरियल डीएनए लाजमी होगा। ठीक है, ये क्या है? ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है। अब जब हमने माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट पढ़ा था, वहाँ पर भी हमने देखा था कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए होता है और क्लोरोप्लास्ट के पास भी अपना डीएनए होता है। तो ये पॉइंट सिमिलर है। ये पॉइंट क्या शो कर रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के पास अपना खुद का डीएनए है। तो ये जो ऑर्गेनल्स हैं ये पहले प्रोकैरियोटिक माइक्रोब्स रहे होंगे। अब सेकंड है डबल मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स हैं। अब डबल मेम्ब्रेन बाउंड से क्या समझ आ रहा है? देखो, फॉर एग्जाम्पल ये एक माइक्रोब है, प्रोकैरियोटिक माइक्रोब ये वाला। ठीक है, इसके पास अपना डीएनए है और ये भी एक सेल है। क्योंकि अभी लाइफ बहुत ज़्यादा इवॉल्व नहीं हुई है, सिंपल सेलुलर स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं। अब विद टाइम क्या हो रहा है? ये जो सेल है ये इस प्रोकैरियोटिक माइक्रोब को इनगल्फ कर लेगा। कैसे करेगा? इस तरह से। अब इसके बाद ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। ये सेल है और ये वो माइक्रोब है, प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक माइक्रोब। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होगा? ये सेल इस तरह से और ये, तो ये डबल मेम्ब्रेन आ गई। ठीक है, एक ब्लू कलर की है और एक ब्लैक कलर की। ये दो मेम्ब्रेन्स हैं। दो मेम्ब्रेन्स कैसे आई? क्योंकि एक सेल ने इस प्रोकैरियोटिक माइक्रोब को इनगल्फ किया। तो एक मेम्ब्रेन तो ये प्रोकैरियोटिक माइक्रोब की अपनी थी। दूसरी मेम्ब्रेन कैसे आई? ये इस सेल की मेम्ब्रेन है जो इसे इनगल्फ कर रहा है। यहाँ पर देख सकते हो ये इन्वेजिनेशन बनी थी, फिर ये यहाँ से डिटैच हो गया और ये मेम्ब्रेन कंप्लीट हो गई। तो इस तरह से माइक्रोब के ऊपर एक और लेयर आ गई, एक और कवरिंग आ गई। तो ये क्या बन गया? ये बन गया डबल लेयर, डबल मेम्ब्रेन।
तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट क्योंकि डबल मेम्ब्रेन बाउंड हैं, तो ये शो करता है कि ये भी पहले प्रोकैरियोटिक माइक्रोब्स रहे होंगे और इनको इस तरह से किसी सेल ने इनगल्फ किया होगा, जिसकी वजह से इस सेल की भी कवरिंग उस पर आ गई है और ये क्या बन चुकी है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड। ठीक है, तो एक ये पॉइंट है जो शो कर रहा है कि ये ऑर्गेनल्स पहले प्रोकैरियोटिक माइक्रोब्स थे। अब नेक्स्ट पॉइंट है रिप्रोड्यूस लाइक बैक्टीरिया। ये जो ऑर्गेनल्स हैं इनके पास अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल है, अपना खुद का डीएनए है, लाइक अदर बैक्टीरिया। और ये ऑर्गेनल्स सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। हमने पढ़ा है चैप्टर नंबर 3 में सेल्फ रेप्लिकेटिंग मतलब ये खुद से रेप्लिकेट कर सकते हैं। सेल में अगर किसी दूसरे ऑर्गेनल को रिप्रोड्यूस करना हो तो वो कंट्रोल करता है सेल का न्यूक्लियस में मौजूद डीएनए। लेकिन अगर माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को रेप्लिकेट करना हो तो ये खुद से रेप्लिकेट कर सकते हैं। इनकी रेप्लिकेशन के लिए सेल के न्यूक्लियस में मौजूद डीएनए का कोई रोल नहीं है, क्योंकि इनके पास अपना खुद का डीएनए है जो डायरेक्ट कर सकता है। तो इनमें जो रिप्रोडक्शन हो रही है, मतलब कि रेप्लिकेशन हो रही है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट की, वो किससे सिमिलर है, वो बैक्टीरिया की तरह है। जैसे बैक्टीरिया खुद को रेप्लिकेट कर सकता है अपना जेनेटिक मटेरियल रेप्लिकेट करके, उसी तरह से ये ऑर्गेनल्स भी अपना जेनेटिक मटेरियल, अपना डीएनए रेप्लिकेट करके खुद को रेप्लिकेट कर सकते हैं। तो ये पॉइंट भी शो कर रहा है कि कुछ ऑर्गेनल्स ऐसे हैं आज के यूकैरियोटिक सेल्स में जो पहले प्रोकैरियोटिक माइक्रोब्स थे। नेक्स्ट है बैक्टीरियल हैबिटेट। हैबिटेट हम उस जगह को कहते हैं जहाँ पर एक लिविंग थिंग रह रहा होता है। बैक्टीरिया कैन फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल द हैबिटेट ऑफ अर्थ। बैक्टीरिया हमें अर्थ पर हर तरह के हैबिटेट में मिल सकता है। ठीक है, हमने पढ़ा था ना कि बैक्टीरिया का जो ग्रुप है वो बहुत डाइवर्स ग्रुप है, इसमें बहुत से डिफरेंट तरह के बैक्टीरिया आते हैं। तो इसमें जो बैक्टीरिया आते हैं वो ऐसे हैं जो कि सॉइल में भी सर्वाइव कर जाते हैं। ठीक है, कुछ बैक्टीरिया का हैबिटेट क्या है, सॉइल है। कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो वाटर में सर्वाइव कर सकते हैं। कुछ ऐसे हैं जो प्लांट्स पर रहते हैं, प्लांट्स में। कुछ ऐसे हैं जो कि एनिमल्स में रहते हैं। कुछ ऐसे हैं जो कि डीप अर्थ क्रस्ट में रहते हैं, ज़मीन के अंदर। कुछ ऐसे हैं जो डीप इन द सी रहते हैं, पानी में, समंदर के अंदर। कुछ ऐसे हैं जो आइस में रहते हैं, जो ग्लेशियर्स होते हैं, वहाँ पर भी बैक्टीरिया सर्वाइव कर सकते हैं, इतने लो टेम्परेचर पर भी। ठीक है, अब बुक में डिफरेंस गिवन है बिटवीन एरोबिक बैक्टीरिया एंड एनारोबिक बैक्टीरिया। ये जो क्लासिफिकेशन है एरोबिक और एनारोबिक, ये किस बेस पे है, ये है रेस्पिरेशन की बेस पे। कुछ बैक्टीरिया एरोबिकली रेस्पायर करते हैं, कुछ बैक्टीरिया एनारोबिकली रेस्पायर करते हैं। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 4 आई थिंक, बायो एनर्जेटिक्स में, एनारोबिक रेस्पिरेशन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन। अब एरोबिक बैक्टीरिया कौन से बैक्टीरिया हैं, ऐसे बैक्टीरिया जिनको ऑक्सीजन चाहिए रेस्पिरेशन के लिए। एनारोबिक बैक्टीरिया कौन से होंगे, जिनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए। एन लगा हुआ है, इट मीन्स नॉट। एरोबिक मतलब एयर से रिलेटेड, ऑक्सीजन से रिलेटेड। तो एनारोबिक ऑक्सीजन नहीं चाहिए। ठीक है, इसके बाद है सेकंड पॉइंट, लीव वेयर ऑक्सीजन इज अवेलेबल। अब इनको ऑक्सीजन चाहिए ना, तो ये ऐसी जगह पर होंगे जहाँ पर ऑक्सीजन मौजूद होगी। सेकंड है नॉट अवेलेबल, एनारोबिक को ऑक्सीजन नहीं चाहिए, तो ये उन जगहों पर होंगे जहाँ पर ऑक्सीजन ना हो, क्योंकि ये बैक्टीरिया ऑक्सीजन में सर्वाइव नहीं कर सकते, एनारोबिक बैक्टीरिया। ठीक है, जबकि एरोबिक बैक्टीरिया सिर्फ सर्वाइव कर सकता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट है प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब बैक्टीरिया ऑक्सीजन को यूज़ कर रहा है रेस्पिरेशन के लिए, तो रिजल्टेंट प्रोडक्ट्स क्या फॉर्म होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और वाटर बनेगा। यही पढ़ा है ना हमने, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन हो रही है, तो क्या बनता है प्रोडक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और एनर्जी। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऑक्सीजन की एब्सेंस में रेस्पिरेशन हो रही है, तो प्रोडक्ट्स क्या बनते थे, हमने इसकी 2 टाइप भी पढ़ी थी अगर याद हो एनारोबिक रेस्पिरेशन की। एक लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन थी, एक अल्कोहलिक फर्मेंटेशन थी।
तो क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे, या तो लैक्टिक एसिड बनेगा या फिर अल्कोहल बनेगा लाइक इथेनॉल, और कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है। ठीक है, तो ये कुछ नई बातें नहीं है। ठीक है, तो ये नई बात, ठीक है, तो इसमें कुछ भी न्यू पॉइंट नहीं है। तमाम वो बातें हैं जो कि हमने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 4 में कवर कर लिया, बस यहाँ पर हम बैक्टीरिया के रिस्पेक्ट से देख रहे हैं। नेक्स्ट है मोर एनर्जी, क्योंकि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रेस्पिरेशन हो रही है तो यहाँ पर एनर्जी ज़्यादा बनेगी, यहाँ पर एनर्जी कम बनेगी। लीव इन, अब ये जो एरोबिक बैक्टीरिया हैं इनको ऑक्सीजन चाहिए ना, तो ये कहाँ पर रहेंगे, ये ओपन एनवायरनमेंट में रहेंगे, सॉइल में हो सकते हैं, वाटर में रह सकते हैं। यहाँ पर जो बैक्टीरिया है एनारोबिक बैक्टीरिया, ये उन जगहों पर रहेगा जहाँ पर ऑक्सीजन ना हो, जैसे कि मार्शी प्लेसेस, इंटेस्टाइन। इसकी एग्जाम्पल में हमारे पास आता है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया मिलता है कर्ड में। लैक्टो मीन्स मिल्क, ठीक है, और बैसिलस हमें बैक्टीरिया का शेप बताता है। बैसिलस मतलब बैक्टीरिया, तो ऐसा बैक्टीरिया जो कि मिल्क में होगा, तो ये हमें मिलता है कर्ड में। ठीक है, इसके बाद है माइकोबैक्टीरियम इम्पॉर्टेंट बैक्टीरिया है। तो माइकोबैक्टीरियम ग्रुप का एक मेंबर है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, जो कि टीबी कॉज करता है। ये क्या है, एरोबिक बैक्टीरिया है, तब भी ये किसको इफेक्ट करता है, किस ऑर्गन को, लंग्स को। ठीक है, टीबी किसकी डिजीज़ है, लंग्स डिजीज़ है ना, तो ये बैक्टीरिया एरोबिक है, तभी ये किसको इफेक्ट कर रहा है, लंग्स को इफेक्ट कर रहा है। इसके एग्जाम्पल में हमारे पास आता है एनारोबिक एग्जाम्पल में क्लोस्ट्रीडियम, और एक और बैक्टीरिया है जो कि हमारे इंटेस्टाइन में, अभी हमने पढ़ा इंटेस्टाइन में होगा, तो एक बैक्टीरिया है जो कि हमारे इंटेस्टाइन में रहता है, उसका नाम क्या है, ये हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था, उसका नाम यहाँ पर मैं नहीं बता रही हूँ। ठीक है, तो वो भी इसके एग्जाम्पल में आता है। यहाँ पर हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है बैक्टीरियल हैबिटेट का, डाइवर्सिटी और इकोलॉजी का।